Hello friends, today we'll discuss about enzyme. तो बच्चों आज हम एंजाइम्स क्या होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो क्या होते हैं एंजाइम। जो एंजाइम शब्द जो था, एंजाइम शब्द सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बिली कोहेन। बिली कोहेन, ये जो लिखा हुआ है कोहेन, 1878 में इस शब्द का उपयोग किया था। जो एंजाइम शब्द था उस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बिली कोहेन 1878 में किया गया। ठीक है, उसके पश्चात जो एक साइंटिस्ट थे बुकनर, इस बुकनर नामक साइंटिस्ट ने यीस्ट में खमीरीकरण करने वाले पदार्थ को अलग किया। जो बुकनर थे, बुकनर ने क्या किया कि यीस्ट में एक खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन क्रिया करता है, और फर्मेंटेशन जिस पदार्थ से हो रही थी उस पदार्थ को अलग किया और उस पदार्थ को क्या नाम दिया? एंजाइम नाम दिया। ठीक है, इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे समनर। इस समनर ने यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल तैयार किए थे। ठीक है, अब ये इनके अनुसार जब इन्होंने बता दिया तो इनके अनुसार है ना, एंजाइम क्या होते हैं कि एंजाइम जो होते हैं बायोकेमिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो स्वयं बिना परिवर्तित हुए रासायनिक क्रियाओं की गति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, अर्थात ये किसी क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं आसानी से, लेकिन उस अभिक्रिया में ये इंक्लूड नहीं होते हैं, एक तरह से उनके साथ मिलते नहीं हैं। अभिक्रिया के पश्चात ये अलग हो जाते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अब जो हम बात करते हैं एक एंजाइम जो होता है, पूर्ण एंजाइम जो होता है, संपूर्ण एंजाइम यानी कि होलो एंजाइम दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर सहकारक। एक तो एपो एंजाइम से मिलकर होता है, दूसरा होता है सहकारक। दोनों से मिलकर क्या बनता है? पूर्ण एंजाइम बनता है। जो कोफैक्टर यानी सहकारक है, सहकारक 2 प्रकार के होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये सहकारक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक सहकारक, दूसरा अकार्बनिक सहकारक। ठीक है, जो कार्बनिक सहकारक हैं, ये कार्बनिक सहकारक भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक सहकारक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोस्टेटिक समूह, दूसरा कोएंजाइम। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टेटिक समूह होता है, प्रोस्टेटिक समूह किसके साथ जुड़ा होता है? वो एपो एंजाइम के साथ क्षणिक रूप से जुड़ा रहता है। ये नहीं ऑर्गेनिक जो प्रोस्टेटिक समूह है, प्रोस्टेटिक समूह एपो एंजाइम से दृढ़ता से बना रहता है, मजबूती से टाइटली बना रहता है। जबकि दूसरा जो कार्बनिक सहकारक है वह होता है सह एंजाइम। सह एंजाइम जैसे NADH के साथ क्या जुड़ा रहता है? यानी इसके साथ कोई ना कोई पदार्थ जुड़ा रहता है। तो NAD और NAD के साथ क्या जुड़ा रहता है? NADH2, NADPH2, इन सभी के साथ जो होता है एक नियासिन प्रोटीन होती है, नियासिन जुड़ा रहता है। इसी तरह से FAD जो होता है, FAD के साथ विटामिन V जुड़ा होती है, तो सह एंजाइम कहलाते हैं। और सह एंजाइम इस एपो एंजाइम से क्षणिक रूप से जुड़े रहते हैं, मतलब ढीले रूप से बंधे होते हैं। इस तरह से दूसरा जो कार्बनिक सहकारक है, कार्बनिक सहकारकों जैसे Mg+2, Cu+2 आदि होते हैं जो कि एक एंजाइम को पूर्ण एंजाइम का दर्जा देते हैं। अब जो अधिकांश एंजाइम जो होते हैं कैसे होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। लिखा हुआ है कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। सभी एंजाइम, अधिकांश एंजाइम कैसे हैं? प्रोटीन प्रकृति के हैं। परंतु यहाँ पे एक चीज कहना रुचिकर होगा कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, बल्कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो इसमें जो एपो एंजाइम है, होलो एंजाइम क्या है? प्रोटीन प्रकृति का है, लेकिन 2 भाग है इसमें। तो जो एपो एंजाइम वाला भाग होता है वो प्रोटीन प्रकृति का होता है, और जो कोफैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीन प्रकृति का होता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं ना,
एंजाइम संयुग्मी प्रकार के होते हैं, संयुग्मी प्रकार के होते हैं। जिस तरह से आपने संयुग्मी लिपिड पढ़ा था, संयुग्मी का जो है वसा पढ़ी थी, और संयुग्मी क्या पढ़े थे आपने, प्रोटीन पढ़ी थी। संयुग्मी प्रोटीन किससे जुड़ी बनी होती थी, एक तो प्रोटीन समूह से और दूसरे इसके अलावा कोई समूह जुड़ा रहता था। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या है, ये प्रोटीन वाला भाग होता है, ये अप्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन नहीं होती है इसमें। ठीक है, आगे होता है कि जो इसके गुणों के बारे में बात करते हैं, तो एक कोशिका में लगभग 1000 तक एंजाइम उपस्थित हो सकते हैं। एक कोशिका में लगभग कितने एंजाइम उपस्थित हैं, 1000 एंजाइम तक उपस्थित होते हैं, जो अभिक्रिया गति को कितना बढ़ा देते हैं, 10⁶ गुना तक बढ़ा देते हैं, 10⁶ गुना मिनट तेजी से कर देते हैं। इसलिए कहना एक चीज समझ सकते हैं इससे कि यदि हमारे एंजाइम नहीं होते हमारे शरीर में, तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, उस भोजन का पाचन जल्दी से नहीं होता, और उस भोजन के पाचन होने में लगभग 50 वर्ष का समय लग जाता। तो इस भोजन को शीघ्रता से पचाने के लिए हमारे कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि अभिक्रिया की गति को या पाचन की क्रिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं एंजाइम्स के गुणधर्म की, यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। सक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या है कि जो एंजाइम है, ये एंजाइम सपोज कीजिए ये क्या है, भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ। इस भोज्य पदार्थ को क्या कम करेंगे, एंजाइम क्रिया करेंगे, और एंजाइम क्रिया करेंगे तो भोज्य पदार्थ क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, और किसकी निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये भोज्य पदार्थों की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं, और किसको बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया गति मतलब इसकी आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसलिए कहा है कि सक्रिय ऊर्जा को कम करके क्या कर देते हैं, ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। आगे कि जो एंजाइम होते हैं, विषैले पदार्थों की क्रिया को कम करके संदमित कर देते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं कि कोई भी क्रिया, जैसे साइनेप्स वगैरह है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, जब मैं इलेक्ट्रॉन परिवर्तन तो पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, तो कुछ ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जिनकी क्रिया को क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं, और संदमित करके क्या कर देते हैं, उसकी विषैली प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा आगे देखा है एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक का मतलब क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, देखिए कोई ये भोज्य पदार्थ है, और भोज्य पदार्थ में क्या उपस्थित है, प्रोटीन भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या है, लिपिड भी है, इत्यादि मिनरल्स भी हैं, ये सारे भोज्य पदार्थ में उपस्थित हैं। तो प्रोटीन का अलग तरीके से पाचन होता है। भोजन में प्रोटीन का पाचन किस तरह से होता है, विअंगुलीकरण द्वारा होता है, जैसा कि आपने पढ़ा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरह से होता है, कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज है तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ना, क्रेब्स चक्र हुआ तो उस तरह से पाचन होता है इसका। लिपिड में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, आपने कल ही पढ़ा है। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस होती है। तो ये सभी का अलग अलग विधि द्वारा क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग एंजाइम थे, आपने पढ़ा, सभी के लिए अलग अलग। प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम होता है इसके पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अलग एंजाइम होता है, लिपिड के पाचन के लिए अलग एंजाइम होता है। तो ये जो सभी पदार्थ है ना भोज्य पदार्थ में, ये सभी अलग अलग सबस्ट्रेट होते हैं। ये प्रोटीन अलग सबस्ट्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट अलग सबस्ट्रेट हो गया। तो इसी तरह से क्या कहा गया है प्रॉपर्टीज में कि एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, यानी अध्यय स्तर विशिष्ट होते हैं। अध्यय स्तर विशिष्ट का मतलब यदि प्रोटीन का पाचन होना है ना, प्रोटीन का पाचन होना है, तो प्रोटीन के पाचन के लिए ही, जैसे इसको प्रोटीन के बारे में बात करें या फिर ऐसे बात करें कि कोई एंजाइम जैसे एमाइलेज है, कोई एंजाइम क्या है, एमाइलेज है, तो एमाइलेज है ना केवल स्टार्च का अपघटन करेगा, ना कि सेलुलोज का। दोनों ही क्या है, शर्कराएं हैं होने को दो, और दोनों शर्कराएं कैसी हैं, पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च भी कैसा है,
पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी कैसा है, पॉलीसेकेराइड है, परंतु एमाइलेज केवल किसको विघटित करेगा, स्टार्च को, ना कि सेलुलोज को। इस तरह की जो विशिष्टता होती है वो क्या कहलाती है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कहलाती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एंजाइम जो होते हैं ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रुप स्पेसिफिक, ग्रुप समूह विशिष्टीकृत होते हैं। समूह विशिष्टीकृत का मतलब जैसे आपने प्रोटीन समूह देखा भोज्य पदार्थ में, कार्बोहाइड्रेट देखा, लिपिड देखा, ये सब क्या है, ग्रुप हैं। तो इनके लिए अलग अलग एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं विशेष। जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होगा, प्रोटीएज, क्या होगा, प्रोटीएज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, साइडेज। तो इस तरह से स्पेसिफिक हुए कि नहीं हुए। लिपिड के लिए क्या हो जाता है, लाइपेज। तो इस तरह से इस विशिष्टता क्या बोलते हैं अपन, समूह विशिष्टता। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी देखें इसकी, तो एंजाइम जो होते हैं ना, एंजाइम उच्च अनुभार वाले अणु होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च अनुभार वाले अणु होते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टी। आगे यदि हम बात करें इसकी नेचर की बात करें, केमिकल नेचर की बात करें, रासायनिक प्रकृति के बारे में बात करें, तो प्रोटीन की जो एंजाइम की प्रकृति जो होती है, अभी आपने पढ़ा था पहले कि छोटी ही प्रकृति की होती है। अर्थात सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। ठीक है, तो एंजाइम की प्रकृति कैसे हो गई, प्रोटीन ही प्रकृति की, परंतु कुछ अपवाद आते हैं। दो अपवाद आते हैं। एक तो आता है राइबोन्यूक्लियेज, एक तो क्या आता है, राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन ना पाकर क्या पाई जाती है, आरएनए का बना होता है। राइबोन्यूक्लियेज किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज हो गया। राइबोन्यूक्लियेज के अलावा क्या होते हैं, जैसे एक और होता है राइबोजाइम। दूसरा क्या होता है, राइबोजाइम। राइबोजाइम भी किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, इसके अपवाद हैं, इसके रासायनिक प्रकृति के, क्योंकि अधिकांश एंजाइम किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के, परंतु ये दोनों एंजाइम किसके बने हुए हैं, आरएनए के बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह की इसकी प्रकृति होती है। आगे यदि इसके बात करें हम एंजाइम के वर्गीकरण की, एंजाइम के नामकरण की या वर्गीकरण की, सबसे पहले नामकरण की बात कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर। तो जो एंजाइम्स का नामकरण जो होता है ना, एंजाइम्स का नामकरण 1965 में एक समिति बनी थी, कमीशन बना था। उस कमीशन का नाम था आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑन बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ने इसके नामकरण को सबसे पहले बताने का प्रयास किया। अब तक लगभग 3000 प्रकार के एंजाइम खोजे जा चुके हैं। कितने एंजाइम खोजे जा चुके हैं, 3000 प्रकार के। तो इन 3000 एंजाइम को नामकरण करने का प्रयास किस तरह किया गया, आईयूबी के द्वारा। और इसने बताया था कि जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है सबस्ट्रेट। क्या आता है, सबस्ट्रेट, प्लस दूसरा अंत में होता है एज, यानी कि प्रीफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स के रूप में क्या लेते हैं हम, एंजाइम का जब नामकरण करते हैं ना, तो आईयूबी ने बताया कि इसमें दो शब्द उपयोग में आते हैं नामकरण के लिए। एक तो आता है प्रीफिक्स और दूसरा आता है सफिक्स। प्रीफिक्स के रूप में हम किसको लेते हैं, सबस्ट्रेट को, और सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं हम, एज शब्द जोड़ देते हैं। जैसे सबस्ट्रेट अभी आपको बताया था मैंने, सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, सब कैसे हैं, सबस्ट्रेट हैं। सबस्ट्रेट है ना, तो जैसे हम अभी अगर लिपिड के संदर्भ में देख रहे हैं एंजाइम का नामकरण कैसे होगा, तो यहाँ पे
क्या हो गया, लिपिड है, तो लिपिड सबस्ट्रेट हो गया लिपिड, ठीक है। नामकरण कैसे हुआ देखिए, सबस्ट्रेट के रूप में क्या हो गया लिपिड, प्लस क्या जोड़ दिया, एज सब जोड़ दिया, तो यहाँ पे डी हट जाएगा और क्या बन जाएगा लाइपेज, तो क्या हो गया लाइपेज एंजाइम बन गया, तो हो गया ना नामकरण। तो इस तरह से आईयूबी ने जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है उसने एंजाइम का नामकरण किया है, ठीक है। तो सफिक्स के रूप में हम क्या जोड़ते हैं, एज जोड़ते हैं, और सबस्ट्रेट के रूप में क्या जोड़ते हैं, प्रीफिक्स को जोड़ते हैं, प्रीफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं, सबस्ट्रेट को लेते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें, ठीक है, प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन, तो प्रोटीन में सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, प्रोटीन में सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, प्रोटीन है तो प्रोटीन में सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, प्रोट प्लस एज, प्रोटीएज, क्या बन जाएगा एंजाइम का नाम प्रोटीएज, ठीक है। तो अंत में क्या जुड़ा होता है, प्रोटीएज। जैसे अन्य भी ले सकते हैं उदाहरण, जैसे एंजाइम्स के उदाहरण क्या होते हैं जिनके अंत में एज से जुड़ा रहता है, जैसे एमाइलेज, ठीक है, लाइपेज, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। इसके अलावा और बात करें हम तो क्या हो जाएगा, जैसे डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, इत्यादि शब्द ये जो है क्या है जिनके अंत में एज शब्द जुड़ा होता है, इस तरह से इसका नामकरण किया जा सकता है। तो उसके बाद इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन भी आईयूबी के अनुसार किया गया है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, जो एंजाइम्स का वर्गीकरण किया गया है वो भी किसके द्वारा किया गया है, आईयूबी द्वारा किया गया है। और आईयूबी द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण के द्वारा जो एंजाइम जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एंडो एंजाइम, एक तो क्या होते हैं एंडो एंजाइम, और दूसरे होते हैं एक्सो एंजाइम, दूसरे क्या होते हैं एक्सो एंजाइम, ठीक है। आईयूबी के अनुसार जो एंजाइम्स का वर्गीकरण किया है दो प्रकार से किया है, एक तो एंडो एंजाइम, दूसरे एक्सो एंजाइम। ये एंडो एंजाइम जो होते हैं ना सेल के अंदर स्रावित किए जाते हैं, किसके अंदर स्रावित किए जाते हैं, कोशिका के अंदर स्रावित किए जाते हैं। और एक्सो एंजाइम कहाँ स्रावित किए जाते हैं, बाहर स्रावित किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। कहाँ स्रावित किए जाते हैं एक्सो एंजाइम, बाहर स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। जो लगभग सेल में कितने एंजाइम होते हैं, लगभग 1000 एंजाइम्स तक पाए जा सकते हैं। कितने एंजाइम पाए जा सकते हैं, 1000 एंजाइम। जैसे बात करें हम तो कोशिका के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन है, रेनिन है, ठीक है, इसके अलावा एमाइलेज है, ये सब कहाँ पे स्रावित होते हैं, कोशिका के अंदर। जबकि एक्सो एंजाइम जो बाहर स्रावित होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए जैसे जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये इसकी बाह्य सतह जो होगी बैक्टीरिया की, वो बाह्य सतह किसका स्रावन करती है, एंजाइम का स्रावन करती है, जिससे हमारी कोशिका क्या होती है, गलती है। इसके अलावा जो फंजाई होते हैं, फंजाई भी अपनी कोशिका के बाहर से किसका स्रावन करते हैं, एंजाइम का, तो किस श्रेणी में आते हैं, एक्सो एंजाइम में आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों एंजाइम्स जो हैं एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम, इनको आगे चल के कई वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है, कई वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तो जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन एंजाइम्स को 6 वर्गों में विभक्त किया है। कितने वर्गों में विभक्त किया है, 6 वर्गों में विभक्त किया है। इनको इस प्रकार देख सकते हैं, वो 6 वर्ग देखिए किस प्रकार के हैं। एक तो होता है, देखिए जो वर्गीकरण किया गया है एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम्स का 6 वर्गों में विभक्त किया है। पहला होता है, पहला वर्ग है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, पहला वर्ग कौन सा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये ऑक्सीकरण के पश्चात क्या करता है, रिडक्शन करता है। जैसे इस पर एक प्लस है और प्लस B3
का स्थानांतरण हो जाएगा तो ये 2 + b 2+ हो जाएगा। इस तरह की क्रिया होती है ऑक्सीडोरेडक्टेज की। दूसरा जो वर्ग होता है ट्रांसफरेज, दूसरा क्या होता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है, किसी चीज को, किसी सबस्ट्रेट को दूसरे सबस्ट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया करता है। उस प्रकार के एंजाइम को हम क्या कहते हैं ट्रांसफरेज। दूसरा होता है हाइड्रोलेज। दूसरा कौन सा होता है हाइड्रोलेज। तीसरा जो होता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब क्या होता है हाइड्रेट का समूह बाहर निकलना, ठीक है। नेक्स्ट चौथा होता है लाइएज, लाइसेज। चौथा कौन सा होता है लाइसेज, इसका मतलब भी क्या होता है विघटित करना। और पांचवा जो होता है, पांचवा होता है आइसोमरेज। पांचवा कौन सा होता है आइसोमरेज। और आइसोमरेज जो क्या करता है आइसोमराइजेशन करता है, जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करने के लिए आइसोमरेज एंजाइम होता है। और लास्ट होता है लाइगेज। छठवां कौन सा होता है लाइगेज। छठवां एंजाइम कौन सा होता है वर्ग का लाइगेज। लाइगेज वर्ग होता है। और लाइगेज वर्ग के एंजाइम क्या करते हैं दो समूहों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम है उनको 6 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है हमारे सिलेबस के अनुसार, जिसकी लिंक जो है जिसका वर्णन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, ठीक है। आगे चल के हम बात करते हैं एंजाइम्स की क्रियाविधि। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम्स की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, यानी कि एंजाइम की क्रियाविधि। तो मैकेनिज्म देखते हैं अपन, मैकेनिज्म कैसी होती है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले देखते हैं हम, तो जो एंजाइम्स है ना क्रिया करते हैं ना, जो एंजाइम्स की क्रियाविधि होती है, एंजाइम्स की क्रियाविधि मुख्यतः 2 प्रकार के चरणों से गुजरती है। एक तो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक तो क्या बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और दूसरा होता है लास्ट में सक्रियण ऊर्जा में कमी। दूसरा पद कौन सा होता है सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा में कमी, जब सक्रियण ऊर्जा में कमी होगी तभी तो अभिक्रिया गति को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस 2 प्रोसेस के द्वारा एंजाइम क्रिया करते हैं। सबसे पहले क्या बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और ऊर्जा की सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है। जैसे सपोज कीजिए कोई क्या है एंजाइम है, तो एंजाइम के रूप में सबसे पहले ये क्या है एंजाइम है, प्लस इसके साथ क्या कर रहा है सबस्ट्रेट क्रिया कर रहा है, तो ये क्या बना लेगा E+S बना लेगा, और ये क्या कहलाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के सिद्धांतों के अनुसार बनता है। कितने सिद्धांतों से बनता है 2 सिद्धांतों के अनुसार बनता है। पहला सिद्धांत है काला चाबी सिद्धांत। पहला कौन सा है काला चाबी सिद्धांत, ठीक है। काला चाबी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था एक साइंटिस्ट थे फिशर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया काला चाबी सिद्धांत का। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है वह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स काला चाबी सिद्धांत के अनुसार बनता है। अर्थात जो सबस्ट्रेट होता है वह सबस्ट्रेट है ना किस तरह कार्य करता है ताले की तरह, जिसको विशिष्ट प्रकार का एंजाइम यानी स्पेसिफिक एंजाइम उसको किस तरह खोलता है चाबी की तरह। जिस तरह से ताले को कोई विशिष्ट कुंजी ही कोई विशिष्ट चाबी ही खोलती है, उसी प्रकार एंजाइम को विशिष्ट प्रकार का एंजाइम ही जो है क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे सपोज कीजिए ये कोई क्या है, ये कोई क्या है सबस्ट्रेट है, ये कोई क्या है सबस्ट्रेट है, ये हो गया सबस्ट्रेट हो गया। तो इसके लिए विशिष्ट प्रकार की कुंजी की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है विशिष्ट प्रकार की कुंजी की आवश्यकता है जो इस प्रकार की होगी,
ठीक है, इस प्रकार की होगी और वो इनमें आपकी कैसे हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ये इसमें इस खांचों में बैठ जाएगी और क्या बना लेगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगी। किस तरह से बना लेगी देखना इधर, ये इस तरह से इसमें आकर के फिक्स हो जाती है, इस तरह से आकर के इसमें फिक्स हो गई। ये तो पहले क्या था, सबस्ट्रेट था, ये पहले क्या था, सबस्ट्रेट था और ये क्या हो गई इसमें, ये एंजाइम, ये तो सबस्ट्रेट और ये क्या है, एंजाइम है। तो इस तरह से क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और अंत में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है और ये क्या हो गया, कोई प्रोडक्ट बन गया और इसके साथ क्या निकल गया, एंजाइम बाहर निकल जाता है, ये एंजाइम बाहर निकल गया। ठीक है, ये एंजाइम क्या निकल जाता है बाहर, ये क्या है एंजाइम, ये क्या है एंजाइम जो कि अपने में क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार का सिद्धांत जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ताला चाबी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया, फिशर द्वारा। यह इसी क्रियाविधि को समझाने का सबसे पुराना मत है। वर्तमान में जो है आता है प्रेरित सिद्धांत, दूसरा जो आता है प्रेरित सिद्धांत। प्रेरित सिद्धांत क्या कहता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार बनता है, परंतु देखिए इस तरह की संरचना है, सपोज कीजिए कोई, और इसके लिए जो सबस्ट्रेट एंजाइम है वो इस तरह का है। ठीक है, तो क्या इसमें ये फिक्स हो जाएगा, क्या इसमें नहीं फिक्स होगा ना, मतलब इसका फिक्सेशन यहाँ पे होना है होने को, तो परंतु क्या करता है, प्रेरित के अनुसार जब इस सबस्ट्रेट के साथ, ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के साथ ये एंजाइम क्रिया करेगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या करता है, सबसे पहले प्रेरित करता है और प्रेरित करके इसमें क्या बनती है, एक गर्त बन जाता है इस तरह से और इसमें ये आसानी से फिक्स हो जाता है और फिक्स होकर क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, प्रेरित सिद्धांत कहते हैं या अभिप्रेरित अनुरूपता मॉडल, इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरा के नाम क्या बोल सकते हैं, अभिप्रेरित अनुरूपता मॉडल भी कह सकते हैं, अभिप्रेरित अनुरूपता मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम्स की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एनी बड़ी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताइएगा।